हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एकेडमी। जो हमारी आज की जो क्लास है आपकी गवर्नमेंट कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। साथ ही साथ जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारी वीडियो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो कि हम क्या करेंगे, इसको दो क्लासेस में क्या करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे, ताकि हम क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को क्या कर सके, क्लियर कर सके। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, किस तरीके से जो वर्ड है जो प्रोनाउंस हुआ था हमारे इंडिया में, और कैसे इसे क्या किया, कौन लेकर आया। ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसमें जो है इसमें फ्रेम करे हैं, या पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको इसमें बताए हैं। द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट गिवन इन 1934। यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, फर्स्ट जिसने दिया था 1934 था वो ईयर। ठीक है, किसने दिया था, दैट इज एम एन रॉय ने दिया था। नेक्स्ट वन इज दैट इज 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज इंडिया आईएनसी। फर्स्ट टाइम जो है ऑफिशियली डिमांड हुई थी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट वन, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज framed by the Constituent Assembly of the India, set up under Cabinet Mission Plan of 16 मई 1946। यानी कि अगर हम प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये क्या है, हमारे इंडिया के ऊपर निर्भर कर रहा है वो किस तरीके से चीजों को सेटअप कर रहा है कैबिनेट मिनिस्टर मिशन प्लान, जो कि कौन सी डेट थी, 16 मई 1946। कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये काफी बार जो है ये क्वेश्चन जो है पुट अप किया गया है। ठीक है, और वो कौन सा क्वेश्चन है वो हम इसमें आपको क्या करेंगे, डिस्कस करके मैं आपको बताते चलूंगी। The first meeting of the Constituent Assembly took place on 9 दिसंबर 1946। यानी कि जो फर्स्ट असेंबली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके साथ हुई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ हुई थी, जो कि ओल्डेस्ट नंबर मेंबर रहे हैं किसके, फ्रॉम द फ्रेंच प्रैक्टिस के। साथ ही साथ ये इंटरमिन प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एच सी Mukherjee were elected as its president and vice president respectively on 11 December 1946. B. N. Rao was appointed the constitutional advisor of the assembly। यानी कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्या क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो प्रेसिडेंट थे हमारे कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं दैट इज एच सी मुखर्जी। और डेट रही है जिस दिन ये बने थे, दैट इज 11 दिसंबर 1946। किसके द्वारा गए थे, बी एन रॉय ने क्या किया था, अपॉइंट किया था इन्हें एडवाइजर ऑफ द असेंबली। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑन दिसंबर 13 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रिसोल्यूशन इन द असेंबली। यानी कि अगर 13 दिसंबर 1946 की हम बात कर रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया है कि किस तरीके से हम हिस्टोरिकली चीजों को देखकर, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं अपनी असेंबली के लिए। तो कुछ फंडामेंटल एंड फिलोसफी के थ्रू इन्होंने क्या किया था, एक स्ट्रक्चर फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ताकि हम क्या कर सके, असेंबली में चीजों को एडॉप्ट कर सके, यानी कि चीजों को ऐड ऑन कर सके। तो वो ऐड ऑन कब हुआ था, दैट इज 22 जैन 1947, और काफी बार जो ये मॉडिफाई हो चुका है प्रेम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ जो है कमेटीज हैं ये ड्राफ्ट की गई हैं, क्योंकि कमेटीज जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कमेटीज जो है वो कब बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो ड्राफ्ट की गई थी ताकि हम क्या करें, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को कैसे अच्छे से जान सकें। कब स्टार्ट हुई थी, 1947 टू सितंबर 1948। एंड इसको फ्रेम किया गया, फॉर्म किया गया था 29 अगस्त 1947। इसके मेंबर्स रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव, डे पी कैथर। तो ये हमारे क्या है, कुछ ऐसे मेंबर्स रहे हैं जो कि क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि किन्होंने क्या किया था, कमेटी जो है वो बनाई। नेक्स्ट वन इज दैट इज प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हम प्रियम्बल क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या रिलेशन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कर रहे हैं तो हम अगर इंटरप्रिएट कर रहे हैं किसके थ्रू, प्रियम्बल के थ्रू, कि हमें किस तरह से स्पिरिट मिल रही है, कि स्पिरिट क्या है, प्रियम्बल, जिससे हम क्या करेंगे, क्या एक तरह से बेस है। तो बेस है क्योंकि हमारे इससे क्या मिल रहा है, हमें ऑब्जेक्टिव मिल रहा है कि हम किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो JL नेहरू, ठीक है, किसने बताया था, ऑब्जेक्टिव किसने फ्रेम किए थे, दैट इज JL नेहरू। हु इज JL नेहरू, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है गाइस, तो ये हमारे क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो पास की गई एंड अल्टीमेटली जो है उसके क्या बनाए गए, प्रियम्बल बनाए गए। तो ये जो आइडिया था प्रियम्बल का वो लिया गया था यूएसए से, और ये लैंग्वेज जो है वो फ्रेम की गई थी, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी कि सबसे पहले जो हमारा आइडिया प्रियम्बल का आया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से क्या किया था, बिल्डअप किया गया था, वहां पे हमारी लैंग्वेज जो हमने क्या करी थी, उनकी अडॉप्ट करी थी। Next one is that the words socialist, secular and integrative were added by the 42 Amendment in 1976. तो कौन सा हमारा जो है एक्ट है, that is 40, कौन सा amendment act है, that is 42 in 1976. Next one is that is sovereign means free to follow internal and external policies. Sovereign means यानी कि हो सकता है कई बार जो इंटरनल चीजें हो या एक्सटर्नल पॉलिसीज हो वो कैसी हैं उसको अप्लाई कर सको, जान सको। तो सोशलिस्ट मीन्स नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी। सोशलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है आपका पावर आपका पैसा है, नहीं। सोशल मीन्स कि सोसाइटी को आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट मीन दैट इज सेकुलर। सेकुलर मीन्स ऑल रिलीजियंस आर कंसीडर्ड इक्वल। सेकुलर कहता है कि आपके जितने जितने भी रिलीजन आपकी कम्युनिटी में वो क्या है, बराबर है। डेमोक्रेटिक मीन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। रिपब्लिक मीन्स नो रूम फॉर हेरिडेटरी रूलर और मोनार्क। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप क्या कर सको, रिप्रेजेंट कर सको चीजों को। एंड रिपब्लिक क्या कर रही है, आप क्या कर सको, मोनार्क सिस्टम जो है वो क्या कर सको, देख सको। नेक्स्ट, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अगर हम सोशल जस्टिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल परस्पेक्टिव से देखते हैं तो काफी बार जो हमारे थॉट्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं, फेथ होता है, वर्शिप होती है, तो ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। बिकॉज ये डिपेंड करते हैं हमारे किस पे, हमारे सर्कल पे, हमारा सर्कल कैसा है, हमारी कम्युनिटी कैसी है, हम किस तरीके के पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो रेज कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में हम कैसे इनरोल्ड है, तो ये डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट वन इज दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की इक्वालिटी, आप कितनी सबको जो है समानता दे रहे हो, कितनी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो सभी को, एंड साथ ही साथ जो है प्रमोट कर रहे हो सभी को। नेक्स्ट, फ्रेटर्निटी क्या कर रहा है, श्योर कर रहा है कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे अपने नेशन के थ्रू क्या कर सको, आगे बढ़ सको यूनिटी में। तो इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। यानी कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है, उसके असेंबली को जानना है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज 26th डे। ठीक है गाइस, 26th डे क्या है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ नवंबर 1949। सो नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। बिकॉज अब तक हम पढ़ते आए हैं 5 फंडामेंटल ऑफ राइट्स, ठीक है, लेकिन अब जो है वो 6 हो गया गाइस, बिकॉज ऑफ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो उसमें ऐड हो चुके हैं। जब हम स्टडी करते थे अपनी एसएस की बुक्स में तो हम 5 पढ़ते थे, तो मुझे अच्छे से याद है। तो फंडामेंटल राइट्स आर लिस्ट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल्स 12 टू 35। यानी कि कौन से आर्टिकल्स जो है फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, दैट इज 12 टू 35। दिस पार्ट इज कंसीडर्ड एज द माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। किनके द्वारा जो है किया गया है, माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करें तो दैट इज आर्टिकल्स आते हैं हमारे 14 टू 18। 14 आर्टिकल्स कौन सा है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये हमारे क्या है, ये भी आर्टिकल नंबर 15। तो गाइस ये आपको जो है याद होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल के जो नेम है वो क्या है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज आर्टिकल नंबर 16। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, दैट इज आर्टिकल 17। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल नंबर 18। नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 टू 22 है। फर्स्ट one is that the protection of certain rights regarding freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully, etc. So this article is known as article number 19. Protection in respect of conviction for offences, article 20. Protection of life and personal liberty, article 21. Right to elementary education added by 86th Amendment Act 2002, article 21A. Protection against arrest and detention in certain cases, article 22. नेक्स्ट वन इज दैट इज राइट टू एजुकेशन। ये जो राइट टू एजुकेशन है दैट इज आर्टिकल नंबर 21, जिसमें बताया गया है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को क्या दी जाएगी,
फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी फॉर एट स्टेट लेवल पे, ठीक है, यानी कि स्टेट में जितने भी बच्चे हैं उनको कर दी जाएगी, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वन इज दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। फर्स्ट वन इज दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल नंबर 23। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, आर्टिकल नंबर 24। नेक्स्ट वन इज दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। तो ये क्या है, हमारे आर्टिकल्स हैं जो कि 25 से 28 में आते हैं, जिसमें क्या मिलती है, फ्रीडम मिलती है, फ्री प्रोफेशन होता है, प्रैक्टिस हमें मिलती है ताकि हम रिलीजन बेसिस पे क्या कर सके, काम कर सके, मैनेज कर सके कोई भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, हमें जो है फ्रीडम दी जाती है ताकि पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर कोई भी टैक्स है, कोई भी प्रमोशन हो रहा है रिलीजन बेसिस पे, तो हम उसको क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। फ्रीडम हमें दी जाती है ताकि हम रिलीजियस बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सके, हम बता सकें कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। Next one is cultural and educational right. Article number 29 to 30. Protection of interest of minorities. Article 29. Right of minorities to establish and administer educational institutions. Article number 30. Freedom of press is implicit in the article number 19, 20 and 21. Cannot be suspended during national emergency. Okay. Originally, the Constitution provides 7 fundamental rights, but right to property under Article 31 was repealed by the 44 Amendment Act 1978, was made a legal right under Article 300. यानी कि अब हमारे अगर हम बात करते हैं 7 फंडामेंटल राइट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फंडामेंटल राइट हमारे 6 है, बट 7 है, ठीक है, 7 है, लेकिन हम उसको ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं देते बिकॉज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये जो आपका राइट है दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 है आपका, जो कि 44 अमेंडमेंट एक्ट में आता है 1978 के, और लीगल राइट जो है उसका आर्टिकल 300 ए है, ठीक है। नाउ एट प्रेजेंट right to constitutional remedies, article number 32, right to move to the Supreme Court under article 32 and the high courts under article 32 and 226 respectively. तो ये गाइस क्या है, कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब हम डीपीएसपी की बात करें तो व्हाट इज डीपीएसपी? डीपीएसपी मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या कर रहा है, आपको पार्ट 4 के बारे में बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जिसमें आपके आर्टिकल्स आते हैं 36 टू 51। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो आपको आपके नेचर के बारे में बता रहे हैं, आपके प्रिंसिपल सिद्धांत बता रहे हैं कि स्टेट पॉलिसी के सिद्धांत क्या है। तो गाइस कुछ इसमें जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं दैट इज आर्टिकल नंबर 36 टू 37, 38, 39, 39A, 40 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये जो है इसमें नेम रिप्रेजेंट है, ये नेम को जो है वो आपको एज इट इज जो है वो रॉट लर्निंग करनी है ताकि आप क्या कर सको, आप एग्जाम में जो है आर्टिकल सेलेक्ट कर सको कि कौन सा आर्टिकल जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हो आर्टिकल 41, 43, 43A, 43B, 44, 45, 46, 47। सो गाइस ये जो है हमारे आर्टिकल्स हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि वर्कर्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, सोसाइटी किस तरीके से काम करे, एजुकेशन में हम कैसे इकोनॉमिक के वीकर सेक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं ताकि वो भी क्या कर सके, स्टडी कर सके, पब्लिक हेल्थ के थ्रू, ठीक है, अगर कहीं पे भी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कहीं पे भी अगर किसी चीज की कमी है तो आर्टिकल 47 क्या कर रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 48 टू 51, ये हमारे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर है। आर्टिकल 48 हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर है कि हम इन्वायरमेंट कितने सेफली चीजों को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसको, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव कैसे है, किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं, तो आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो गाइस ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं अपनी सोसाइटी को, कि ताकि अगर कहीं पे भी अगर किसी भी चीज की कमी है या हम चाहते हैं कि वो बदलाव आए हमारी सोसाइटी में, तो हम उसको क्या कर सके, हाईलाइट कर सके अपने आर्टिकल के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे।